व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हमने अभी तक उद्देश्य महत्व है वो पढ़े हैं। आज के वीडियो में देखते हैं प्रबंध की प्रकृति। तो देखो, प्रबंध की जो प्रकृति है उसके अंतर्गत इसको चार भागों में बांटा गया है। पहली जो है वो दे रखा है प्रबंध बहुविद्या के रूप में। यानी प्रबंध एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत अनेक विद्याओं को सम्मिलित करके उनके अनेक सिद्धांतों, छोटे छोटे सिद्धांतों को लेके एक अलग ही विद्या बनाई गई है। प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंध है जो कला भी है और उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, तो वह प्रबंध एक कला विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक प्रोफेशन के रूप में, और प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया। तो ये चार है जो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखो, जो बहुविद्या है उसके अंतर्गत देखेंगे तो जो एक अनेक जो जो अलग अलग अपने जो विज्ञान चलते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, इनमें विद्याओं से कुछ थोड़े थोड़े उसके सिद्धांत लेकर और एक पूरा एक अलग जो सिद्धांतों का निर्माण किया गया, उसी में प्रबंध बहुविद्या के रूप में माना गया है। जैसे संविधान में किया गया है ना, जैसे राजनीति जो नीति निर्देशक तत्व कहीं से लिए, अधिकार कहीं से लिए, आईपीसी कहीं से ली, इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उसी तरह से प्रबंध का जो है सिद्धांत वो अलग अलग नियमों से, अलग अलग शास्त्रों से लिए गए हैं। इसके अंतर्गत लिख रखा है आपके भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ये जो शास्त्र है इनमें से कुछ कुछ सिद्धांत लेके, जो प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सिद्धांत लेके और प्रबंध शास्त्र का निर्माण किया गया। अब इसमें बताया गया भी है, जैसे अर्थशास्त्र से निर्णय प्रक्रिया, यानी डिसीजन क्या लेना है, संसाधनों का आवंटन, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उनको किस तरह उपयोग करना है, संसाधनों का समुचित उपयोग, संबंधित सिद्धांत तो लिए हैं अर्थशास्त्र से। राजनीति शास्त्र से लिए है संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने, उसे नियंत्रण करने के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। अब ये जो दे रखे हैं पांच तरह के, ये कम से कम आपको याद रखने चाहिए अगर क्वेश्चन बनता है तो। ये अर्थशास्त्र से निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का समुचित उपयोग, इस तरह से याद कर लेंगे। अर्थशास्त्र लगाकर उसके सामने लिख देना निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का समुचित उपयोग। और राजनीति शास्त्र से लिया है ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन होता है वो, उसके सिद्धांत, नौकरशाही, यानी जो नौकरशाही काम करते हैं वो श्रमिक, जो एक अधीनस्थ के नीचे अधीनस्थ होना। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने, मनोविज्ञान जो व्यक्ति के व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने के लिए प्रतिपादित किया है। समाजशास्त्र के अनुसार समाज के लिए कार्य प्रणाली या समाज को संतुष्टिकरण के लिए, ठीक है। और मानव शास्त्र नैतिक मूल्यों, व्यवसाय नैतिकता के संबंधित सिद्धांतों का योगदान दिया है। अब ये जो बहुविद्या है उसके अंदर जितने भी अपनी शास्त्र चलते हैं, जितने भी शास्त्र चलते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल है, तो उनमें से कुछ कुछ सिद्धांतों को, जो सिद्धांत एक व्यवसाय या व्यापार के उपक्रम को चलाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, वो विद्वानों ने उन सिद्धांतों को एकत्रित करके प्रबंध शास्त्र का निर्माण किया। उसके बाद में आता है 2 नंबर पर प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। तो देखो, पहली बात आती है विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान में, विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि विज्ञान टोटल का टोटल तथ्यों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये भी प्रबंध है, कुछ नियम और सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करता है। जिसमें एक लिख रखा है जॉर्ज टेरी के अनुसार, विज्ञान विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य अथवा अध्ययन एवं सामान्य सदस्यों के संदर्भ में संग्रहित तथा स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान का सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित है, सार्वभौमिक से
लागू होते हैं। इस प्रकार विज्ञान की निम्न विशेषताएं। अब विज्ञान की जो विशेषताएं दे रखी है, विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों को समूह प्रदान करता है तथा सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। विभिन्न सिद्धांत प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं। सिद्धांत कारण और परिणाम संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। विज्ञान है वो कारण और परिणाम दोनों को प्रदर्शित करते हैं और एक सत्य तथ्यों पर भी आधारित रहते हैं। सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या या समस्या के समूह के निवारण के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं तो ये 4-5 दे रखे हैं, तो ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रबंध कला के रूप में, तो देखो इसमें लिखा है विपरीत, विज्ञान के विपरीत है कला। विज्ञान और एक दोनों अपोजिट होते रहते हैं। तो नियमों पर आधारित नहीं होकर व्यवहार और अभ्यास पर आधारित है, यानी पूरा का पूरा नियमों पे भी आधारित नहीं है। इसके लिए उसको जो व्यवहार है या जो उनकी प्रैक्टिस है उस पे भी आधारित, जिनके माध्यम से सिद्धांतों का प्रयोग कुशलतापूर्वक इच्छित परिणाम को प्राप्त किया जाता है। अब टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। एक कोई चातुर्य कहते हैं काम कराने की कोई कला या चतुरता, चतुरता से कोई भी कार्य करके या वांछित परिणाम जो जिस उद्देश्य से प्रबंध किया जाता है वो परिणाम प्राप्त करना ही कला है। अब इसके अंदर लिख रखा है कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है, यानी जो आपका परिणाम है या जो आपका उद्देश्य है उसे प्राप्त करने की एक विधि है। इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान तथा उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रबंधक होता है उसके व्यक्तिगत चातुर्य यानी उसकी चतुरता और उसके ज्ञान और उनके व्यवहार का प्रयोग पर ही निर्भर करता है। कला व्यवहारिक अथवा अभ्यास पक्ष से संबंधित होने के कारण निरंतर अभ्यास में किसी कार्य को करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें आगे लिख रखा है प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है, यानी इसके खुद के स्वयं के कुछ गुण होते हैं। और इसके अंदर वही है जो अन्य कला होती है जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी, इसमें जितना आदमी अभ्यास करता है उतना ही उसमें सुपीरियर या दक्ष बनता जाता है। इसी तरह प्रबंध के अंतर्गत जितना आदमी प्रबंध का कार्य करता है वो धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो ये याद रखना है। अब देखो इसके अंदर जो लिख रखा है कि प्रबंध विज्ञान के रूप में अगर आप ये याद करते हो तो अधिकतर ये जो कर प्रबंध कला है विज्ञान है ये पूरा समझ में आ जाएगा। प्रबंध के विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान के रूप में ज्ञान के आधार पर दक्षता, यानी जो ज्ञान होता है जो तथ्यों पर आधारित ज्ञान है उसके आधार पर दक्षता। और प्रबंध के अंदर क्या होता है, ज्ञान प्रबंध अभ्यास पर आधार, कला के रूप में अभ्यास पर आधारित है। और विज्ञान के रूप में देखें तो सिद्धांतों पर प्रतिपादित है, यानी विज्ञान तो पूरा का पूरा सिद्धांतों का प्रतिपादन है और उन सिद्धांतों का उपयोग करना एक कला है। ठीक है, समस्याओं को परिभाषित करना, विज्ञान है जो समस्या आती है उनको परिभाषित करती है यानी उनको बताती है। और कला के रूप में उन व्याख्या, उस जो समस्या है उसकी व्याख्या करना, आप किस तरह से उसकी व्याख्या करते हो। वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर निर्णय, और यह है जो प्रबंध विज्ञान के रूप में, उसके अंतर्गत विज्ञान के अंतर्गत एक निर्धारित तथ्यों पर पूरा पूरा आधार रहता है। और कला के रूप में केवल अंतर्ज्ञान यानी खुद का ज्ञान और अनुभव जो होता है उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो इस अब देखो दोनों मिला के बात ये होगी है कि प्रबंध विज्ञान शुद्ध विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित नहीं है। विज्ञान पूर्ण रूप से तथ्य, जैसे न्यूटन का नियम है पूर्ण तथ्य पर आधारित है, तो उसको कला से आप थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो ये पूर्ण तथ्यों पे भी आधारित नहीं है और पूर्ण आर्ट भी नहीं है। तो ये दोनों का मिला जुला असर है। ये प्रबंध है जो कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है। ठीक है, तो ये तो है दो। अब है प्रबंध पेशे के रूप में। देखो इसमें लिख रखा है आज के युग में प्रबंध को पेशा के रूप में लेने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रबंध के अध्ययन को भी ये पेशेवर शास्त्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में निर्धारित करना आवश्यक है प्रबंध एक पेशा है या नहीं। अब इसके अंदर देखो आप तो एक तो ये कि याद रखना सैंडर्स ने पेशे को परिभाषित किया है प्रबंध संभवतः यह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर दूसरों की प्रवीण सेवाएं देना। ठीक है, यानी जो कार्य है वो एक प्रशिक्षण पर आधारित है और प्रशिक्षण पर जो कार्य होता है वो ज़्यादातर पेशे की श्रेणी में ही आता है।
इसके अलावा देखो एक ये लास्ट वाला एक जरूर याद रखना, पैसा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी एक ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर दक्षता होनी चाहिए और प्रशिक्षण होना जरूरी है। इन दक्षताओं का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है। प्रयोग के लिए सफलता केवल मुद्रा अर्जन नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये पैसे, अब इसके अंदर पूरा पैसे की विशेषताएं दे रखी है। तो ये विशेषताएं जो है वो एक बार पूछी भी गई है। टोटल विशेषता दे रखी है 5। ठीक है, अब इस विशेषताओं के अंदर देखो क्या लिख रखा है। प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, एक स्पेशल ब्रांच है, ठीक है, रूप में विकसित हो चुका है। इस विज्ञान ज्ञान के विस्तार में बहुत ही संस्थाएं लिप्त है, अतः प्रबंध पैसे की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था है। जैसे इसके प्रबंधक के लिए कौन सा डिग्री यूज होती है, वो होती है बीबीए और एमबीए। ठीक है, एमबीए की उपाधि इसमें लिखा है, किंतु दूसरा पक्ष है कि प्रबंधक के लिए एमबीए की उपाधि आवश्यकता नहीं होती है। अब ये आपने कई जगह सुना हो भी होगा कि 8वीं फेल है और वो प्रबंध का कार्य कर रहा है, 10वीं फेल है फिर भी प्रबंध का कार्य करता है, 10वीं फेल है अकाउंट का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको सुनने को भी मिल जाएगा। अगर आप आस पड़ोस में भी देखोगे तो कोई कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आर्ट्स लेके या साइंस लेके आज अकाउंट का कार्य करते हैं। जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें जो वो अनुभव हुआ है उनका, या शुरुआत से जो सीखते सीखते आज अनुभव हुआ, तो उसके लिए उनको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो प्रबंधक है या अकाउंटेंट है, उन्होंने एमबीए नहीं किया। यहाँ तक भी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीकॉम नहीं किया और वो अकाउंटेंट है एक बड़ी फर्मों के अंदर। तो ये दोनों फैक्टर कार्य करते हैं। एमबीए एक डिग्री है, उपाधि है जो प्रबंधक के लिए। लेकिन कई ऐसी संस्थाएं या ऐसे उपक्रम भी है जहाँ बिना एमबीए के या बिना किसी डिग्री के आप प्रबंधक के रूप में होते हैं। बहुत सी जगह यह भी सुना है कि 6ठी क्लास फेल था लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि वो पूरी फर्म को चला रहा है। तो ये औपचारिक व्यवस्था है एक डिग्री के लिए। ठीक है, अन्य है, अन्य प्राचीन स्थापित पेशों जैसे अन्य जो पेशेवर कौन से होते हैं, चिकित्सा, कानून के समान प्रतिबंध प्रतिनिधि संस्थाएं जैसे वकील होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिका में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। किंतु प्रबंधकों के लिए इन संस्थाओं की सदस्यता अनिवार्यता नहीं है। जो मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जैसे चिकित्सा के अंदर होता है, डॉक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी उसको सदस्यता निर्धारित करनी पड़ती है। एक एडवोकेट होता है, उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी भी एक सदस्यता निर्धारित होती है। लेकिन प्रबंधक को लिए कोई सदस्यता निर्धारित नहीं होती। ठीक है, और देखो बाकी अन्य जो संस्थाएं होती है उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी उनकी आचार संहिता होती है। लेकिन प्रबंधक के लिए यह आचार संहिता का निर्माण अभी तक तो नहीं हुआ है। और क्योंकि उसके अंदर खुद का ज्ञान, खुद का अनुभव, उस उसके अनुसार प्रबंध किया जाता है। ठीक है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग रूप से प्रबंध किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अब जैसे वकील होता है तो उसको एक लाइसेंस द्वारा एक पेशेवर व्यक्ति घोषित किया जाता है, तो उसकी एक आचार संहिता है, उसको संविधान उसके पास, उसका आईपीसी या अन्य जो भी अधिनियम उसके अंतर्गत वो उसका अपना कार्य करता है। डॉक्टर है तो वो अपने एक वैज्ञानिक जो तथ्य है उनके आधार पर ही कार्य करता है। लेकिन प्रबंधक है, उसके पास न तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्य है, न पूर्ण रूप से कलात्मक है। तो यानी वो दोनों सम्मिलित है, तो उसके लिए कोई भी आचार संहिता का निर्माण नहीं हुआ है। सेवा की प्रवृत्ति प्रत्येक पैसे के लिए आवश्यक नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सर्विस करो। ठीक है, सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि पैसे में ऐसी प्रवृत्ति का पालन करना है या न करना, देश की सामाजिक नैतिक व्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई पैसे की। अब पैसे के विभिन्न पैसे को भी 500 रूप में बांटा गया है। स्थापित पैसा, पहला तो स्थापित पैसा होता क्या है, ज्ञान की शाखा पर आधारित, यानी जो एक निर्धारित विज्ञान की शाखा पर आधारित होती है, जैसे चिकित्सा
यानी ये जो व्यवस्था है, डॉक्टर वकील ये पेशेवर व्यक्ति आते हैं, लेकिन ये ज्ञान पे आधारित है, एक तथ्यों पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। तो ये स्थापित पेशा, ये निर्धारित है, ये स्थापित है। ठीक है। नवीन पेशा, नवीन नए विषयों पर आधारित, जैसे रसायन शास्त्री और समाजशास्त्री, जो एक नया विषय आज उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन पे आधारित जो पेशा है वो नवीन पेशा के अंतर्गत आता है। अर्ध पेशा यानी आधा पैसा कौन सा है, तो प्राविधिक ज्ञान, अभ्यास पर आधारित, जैसे नर्स, प्रयोगशाला, सहायक। अब जो डॉक्टर है वो स्थापित पेशेवर होते हैं, और जो नर्स वगैरह है, प्रयोगशाला सहायक है, वो अर्ध पेशे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भावी पेशा, भावी पेशे के अंतर्गत केवल और केवल प्रबंध आता है। ठीक है। सीमांत पेशा, प्राविधिक दक्षता पर आधारित, जैसे ड्राफ्ट्समैन। ठीक है। अब पेशेवर प्रबंध, तो आपको जो ये पेशा है, पेशेवर जो प्रबंध एक पेशे के रूप में, उसके अंदर अगर आप याद करना चाहें तो इतना ही याद कर, एक ये थोड़ा ये ध्यान रख लेना जो नीचे दे रखा है। राष्ट्रों के व्यक्तिगत नेतृत्व की परंपरा प्रभावी रही है। ठीक है। व्यक्तिगत नेतृत्व की परंपरा, किंतु बदलते परिवेश में सामूहिक नेतृत्व लोकतंत्र की परंपरा का विकास हुआ है। इस सामूहिकता की प्रवृत्ति ने प्रभावशीलता व दक्षतापूर्ण कार्य को अधिक बल दिया, इसलिए पेशेवर व्यक्तियों की प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब है जो लास्ट दे रखा है आपको प्रकृति के अंदर, वो दे रखता है प्रबंध की सार्वभौमिकता, यानी प्रबंध की जो हर जगह उपलब्धता है वो क्या है। तो सार्वभौमिकता का तात्पर्य किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना, यानी जो ज्ञान है वो सभी जगह एक समान रूप से लागू होता है। इसके पक्ष में और विपक्ष में भी दो विचार दे रखी है। अब पक्ष में, पहले तो इसमें पक्ष में जो विचारधारा है वो आई है, तो थियो हेमन ने कहा है प्रबंध सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। इसके पक्ष में उन्होंने निम्न तर्क दिए, जो दो तर्क दिए उन्होंने, वो क्या कहा है कि प्रबंध की प्रक्रिया, नियोजन, संगठन और सेविवर्गीय क्रियाएं, निर्देशन एवं नियंत्रण सभी तरह के संगठनों में एवं सभी देशों में समान रूप से पाई गई है। यानी जो ये नियोजन, संगठन करने का या निर्देशन देने या नियंत्रण करने का जो तरीका है वो ज़्यादातर देशों में समान ही पाया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। उन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी जो प्रबंधन का कार्य करता है उसको वहाँ की या उपक्रम की या वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की बाजार की स्थिति है या वहाँ की उस उपक्रम की स्थिति है, वहाँ के मानवीय भौतिक संसाधनों की स्थिति है, उसके अनुरूप ही प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार इन विचारकों के अनुसार प्रबंध सार्वभौमिक, अब इन्होंने तो कहा दिया प्रबंध एक सार्वभौमिक है। अब जो सार्वभौमिक के विपक्ष में जिन्होंने तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि प्रबंध लागू होना या नहीं होना, अगर प्रबंध कोई लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके पीछे तीन कारक दिए उन्होंने। पहला तो दिया है उसने देश या संगठन की संस्कृति, यानी देश और उस संगठन की संस्कृति क्या कहती है उसके अनुसार ही प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अमेरिका है तो वहाँ की संस्कृति क्या कहती है, भारतीय संस्कृति क्या कहती है, या जो पाकिस्तानी या अरब कंट्रीज अलग है तो उनकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार ही प्रबंध किया जाना चाहिए। अब दूसरा आता है कि प्रबंध किया जाता है तो जो संगठन है उसका उद्देश्य क्या है, संगठन किस रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके अनुसार ही प्रबंध किया जाना ये चाहिए। और संगठन का प्रबंध के दर्शन क्या है, यानी जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, तो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। अब देखो देश की संगठन के अंतर्गत लिख रखा है, देश या संगठन की संस्कृति, प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है। तो इनके सिद्धांत और देश के समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। प्रत्येक संस्कृति में उप संस्कृतियाँ भी होती है, इसलिए एक देश में दो संगठनों की संस्कृति भी अलग अलग हो सकती है। अब देखो प्रत्येक देश की दो संस्कृतियाँ, जैसे भारत है, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर का देश है, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य की संस्कृति अलग है, और प्रत्येक राज्य में भी, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में तो ये कहावत कही जाती है कि 12 कोस के बाद में यहाँ पे रीति और रिवाज में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो एक अपना एक बहुत बड़ा देश है, उस देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनते हैं, उस राज्य के अंदर भी हमारी जो संस्कृति है, अब राजस्थान की संस्कृति अलग होती है, केरल की अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है, तो उस संस्कृति के अनुरूप ही
प्रबंध का कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कार्य अमेरिका के अंदर होता है वो जरूरी नहीं है कि वो संस्कृति या वो चीज़ भारत में लागू करनी हो, भारत में वो मान्य है या न मान्य है, या उस स्थिति के अंदर अमेरिका की परिस्थितियों में और भारत की परिस्थितियों के अंदर फर्क रहने से ये जरूरी नहीं है कि वहाँ जो प्रबंध हो रहा है वही प्रबंध यहाँ पर भी हो। ठीक है, संगठन का उद्देश्य दूसरा दे रखा है, तो आपको ये याद रखने चाहिए, जो 2-4 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं विपक्ष के अंदर, और पक्ष के अंदर जो दे रखे हैं 2 पॉइंट। तो पक्ष के अंदर तो है कि देखो याद रखना कि प्रबंध की प्रकृति सभी जगह समान रूप से कार्य करती है, जो नियंत्रण की या निर्देशन की, ये तो पक्ष में तर्क दिए थे उन्होंने। ठीक है, सिद्धांत तो एक जैसे सिद्धांत है, जैसे हेनरी फ्यूल के सिद्धांत है तो वही अमेरिका में लागू रहते हैं और वही इंडिया में लागू रहते हैं। तो ये तो दो तो थे पक्ष में सिद्धांत, तीन थे विपक्ष के अंदर सिद्धांत। उसके अंदर था कि देश की संगठन या संस्कृति क्या कहती है। ठीक है, संगठन का उद्देश्य क्या कहता है, संगठन का प्रबंधकीय दर्शन क्या कहते हैं, इस पे आधारित रहता है। अब ठीक है, संगठन का उद्देश्य के अंदर ही लिखा गया है, विभिन्न क्षेत्र के संगठनों के उद्देश्यों में विभिन्नता होती है। व्यावसायिक संगठन और गैर व्यावसायिक संगठन, दो व्यावसायिक संगठनों में उद्देश्यों में अंतर होता है। ठीक है, तो उद्देश्य अब जैसे केयर हर उपक्रम के जो उद्देश्य है वो अंतर रहते हैं, उनमें फर्क रहता है। ठीक है ना, अब उसके अनुरूप ही कार्य किया जाना चाहिए। पीटर ड्रकर ने कहा है, व्यावसायिक संगठनों के सिद्धांतों एवं दक्षताओं को गैर व्यावसायिक संगठनों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी जो नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर दोनों में एक जैसे सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर सकते। प्रबंध के दर्शन, प्रबंध के दर्शन में उन मान्यताओं विश्वासों को सम्मिलित किया जाता है जिसके आधार पर किसी संगठन का प्रबंध किया जाता है। एस के भट्टाचार्य ने शोध उपरांत निष्कर्ष निकाला कि भारत में पेशेवर प्रतिबंधित तथा परिवार पर प्रबंधित कंपनियों के प्रबंध सिद्धांतों पर भिन्नता है। यह भिन्नताएं प्रबंध के दक्षता, गुण एवं कार्य निष्पादन, परिणाम नियोजन आदि की प्रबंध रीतियों में नियंत्रण से संबंधित है। अब इसके अंदर देखो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष याद रखना, निष्कर्ष मतलब जितना अभी तक आपने पढ़ा है तो उसके अंतर्गत निष्कर्ष निकलते हैं। जब पहला निष्कर्ष है, प्रबंध के सिद्धांत जो सार्वभौमिक है, मानवीय व्यवहारों का प्रभाव नगण्य है। यानी जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है और उस पर जो व्यक्ति कार्य करता है उनका प्रभाव जीरो के बराबर है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत जो मानवीय व्यवहारों पर आधारित है, ये तो सार्वभौमिक थे पहले वाले, अब जो मानवीय व्यवहारों पर आधारित है वो सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मानव का विचार और उसके जो है वो हस्तांतर, इस देखो इसमें लिख रखा है, उन्हें हस्तांतरित करने के लिए देश एवं संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे निर्देशन के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, नेतृत्व सिद्धांत इत्यादि। प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया जाता है। साहित्य के, एक तो अध्ययन और प्राचीनतम प्रबंध व्यवस्था के शोध के रूप में। यानी जो ये जो चार दे रखे हैं आपको इन चारों को याद करना चाहिए। देशों के प्रबंध साहित्य, अध्ययन एवं प्राचीनतम प्रबंध व्यवस्था के शोध के रूप में। दूसरा दे रखा है अविकसित देशों के प्रबंधकों को विकसित देशों से प्रशिक्षण लेना। यानी जहाँ भी देश अविकसित है या विकासशील है तो विकसित जो देश है उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करना। विकसित देशों के प्रबंध के परामर्शदाताओं द्वारा एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कम विकसित देशों में व्यवसाय करती हैं, वर्त अध्ययन, जो वर्त अध्ययन कहते हैं केस स्टडी, यानी जो वहाँ पे किस तरह से कार्य किया जाता है उन पर एक स्टडी तैयार करनी। विकसित देशों में जो प्रबंध के परामर्शदाता है उनसे आप प्रशिक्षण प्राप्त करना या विकसित देशों से प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो इसके अंतर्गत आपको ये चार बिंदु दे रखे हैं। अब है प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्रियात्मक क्षेत्रों को भी उन्होंने जो है 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में भी फिर अलग अलग रूप से बांटा गया है। जैसे इसके अंदर जो है व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जो क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर देखो अध्ययन की दृष्टि क्रियात्मक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा भाग है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र और तीसरा प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, यानी जो नए क्रियात्मक क्षेत्र है।
अब इस सबसे पहले आता है प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। उत्पादन प्रबंध यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो प्रबंध की ये शाखा केवल ये निर्धारित करती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर नियोजन क्या है, और उसका जो मटेरियल है वो किस तरह से आ रहा है, कि उसका किस्म है जो उस नियंत्रित है, आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा आता है सामग्री प्रबंधन। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो किस रूप से कार्य करे। प्रबंध यह शाखा केवल सामग्री की जो सामग्री क्रय करनी है या उस भंडारण करनी है, उसको उतारना चढ़ाना, या उसका जो स्टॉक है उसका ध्यान रखना, स्टॉक कम है या ज़्यादा है उस पर नियंत्रण करना, यह केवल सामग्री प्रबंधन कार्य करता है। विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये केवल उस पर ही निर्धारित या उस पर ही जो वस्तु जो निर्मित होती है उनको विक्रय या विक्रय जो सेल्स प्रमोशन है या मार्केटिंग है उस पर ही निर्धारित रहती है, उनका संचालन करना या विक्रय का वितरण करना, श्रृंखलाओं का चयन करना। ठीक है, विक्रय शक्ति प्रबंध आदि कार्यों में सम्मिलित रहती है। जो ये विपणन की शाखा है केवल विपणन के ही कार्य करती है। अब नेक्स्ट दे रखा है वित्त प्रबंध, यानी जो फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है, यानी जो मुद्रा का प्रबंध करता है वो वित्त प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी वित्त की आपूर्ति किस तरह से करवानी है, वित्त कहाँ से लाना है, कहाँ रखना है। ठीक है, किस संस्था या किस उपक्रम के लिए कितना वित्त की आवश्यकता है उसकी पूरी जानकारी, या जो वे उपक्रम है उसको पूंजी कितनी चाहिए, कितनी प्राप्त करनी है, या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेना है, या उनके जो भी अन्य जितने भी वित्त संबंधित कार्य होते हैं वो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेवा वर्गीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं क्या, जो कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, उनकी जो शुरुआत से यानी उनकी जो भर्ती चयन की जो प्रक्रिया वहाँ से लगा कर भर्ती करना, उनका चयन करना, फिर उनको प्रशिक्षण देना, उनके कार्य योग्यता मूल्यांकन अंकन, उनके जो लेबर है उनके जो सामाजिक कल्याण की या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके दुर्घटनाओं के लिए बीमा के कार्य करवाना, या दुर्घटना को कम से कम रोकने के लिए नवीनतम कोई कार्य उपयोग प्रयोग करना, ये सब है जो सेवावर्गीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है कार्यालय प्रबंधन यानी ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी ऑफिस के जो कार्य होते हैं मूल रूप से आपस में कम्युनिकेट बनाए रखना, कम्युनिकेशन निर्धारित करना, संस्था के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों में कम्युनिकेशन निर्धारित, शाखा पत्र व्यवहार, सूचना प्राप्ति यानी कोई सूचना आ रही है उनको प्राप्ति करना, उनके प्रेषण करना यानी वापस भेजना, संस्था के भीतर एक संपर्क स्थापित करना और अन्य कार्यों के लिए संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट दे रखा है मैनेजमेंट, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ये निर्धारित करता है कि माल एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम व्यय के अंदर किस तरह से माल को एक सही और सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। ठीक है, निर्यात आयात प्रबंधन ये निर्धारित करना है कि कौन सा उत्पादन या कौन सा रॉ मटेरियल आयात करना है, कौन सा निर्यात करना है, किस मात्रा में आयात करना है, किस मात्रा में निर्यात करना है। शोध एवं विकास प्रबंध, एक्सपेरिमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यानी जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको किस तरह उपयोग किया जाए जो कि एक नवाचार या नवप्रवर्तन के लिए भी सही रहे और एक संस्था के उपक्रम के लिए भी सही साबित हो। उसके बाद में आता है जो 10वां टॉपिक है लेखाक्रम प्रबंध यानी अकाउंटिंग। ठीक है, जो संस्था है उसके जो हिसाब किताब है या जो उनके बैलेंस शीट या जो भी लेखे वो तैयार करते हैं। ठीक है, अगर वो उत्पादन करती है तो लागत लेके से शुरू करने पड़ते हैं, लागत लेके तैयार किए जाते हैं। उस उत्पादन मतलब प्रत्येक जो लेखांकन का जो प्रत्येक तरीका है वो उस पर निर्धारित इसके अंतर्गत प्रबंध किया जाता है। यानी लागत लेखे किस अनुरूप में तैयार करने होते हैं, भुगतान करने के लिए क्या है, राशियां प्राप्त करने के लिए कौन सा है, संपत्तियों का लेखा जोखा। ठीक है, और अन्य बहुत से जो कार्य होते हैं लेखांकन से संबंधित वो टोटल के टोटल इस प्रबंध के इस उप के अंतर्गत किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये 10 पॉइंट दे रखे हैं, तो इनका याद रखना। जैसे छोटे छोटे, पहला द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, सामग्री मटेरियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल के लिए क्या नीतियां रहेगी, विपणन, जो माल बाजार में बेचा जाएगा या उसके लिए जो विक्रय संवर्धन के जो कार्य किए जाएंगे उनकी नीतियां, वित्त की व्यवस्था के लिए, सेवा की प्रबंध के लिए, कार्यालय के प्रबंध के लिए, और माल परिवहन यानी माल को भेजने लाने ले जाने के प्रबंध के लिए, आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैनेजमेंट, डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट, और अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट। तो ये 10 टॉपिक छोटे छोटे दे रखे हैं। गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, अब ये तो व्यवसायिक क्षेत्र हो गया जिनको लाभ कमाना। अब जो गैर व्यवसायिक है, ठीक है, उनके लिए क्या जरूरी है क्रियात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत? तो पहला जन उपयोगी सेवा। अब जन उपयोगी सेवा कौन सी होती है? वही जिनके बिना प्राणी जीवन यापन नहीं कर सकता, जैसे पानी है, ठीक है, गैस है, परिवहन है, संचार है, चिकित्सा आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो बिजली, पानी, गैस, परिवहन, संचार, डॉक्टर, ये जन उपयोगी सेवा है। ठीक है, दूसरा वातावरण प्रबंध, यानी जो अपना वातावरण है उसको प्रदूषित नहीं होना या उसके लिए कोई कार्य करना, उस प्रदूषण को बचाने के लिए कार्य करना, ये वातावरण प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिख रखा है शिक्षा प्रबंध, यानी शिक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार और संचालन को संबंधित करती है। प्रतिरक्षा प्रबंध, प्रतिरक्षा वैसा का है जो सैन्य संगठन यानी खुद की रक्षा, देश की रक्षा या स्वयं की रक्षा करना, राष्ट्र प्रतिरक्षा प्रबंध के अंतर्गत आता है। यह सैन्य संगठनों की स्थापना, संचालन और उनके नियंत्रण को ध्यान में रखती है। केवल न्याय प्रबंध, यह शाखा केवल कानूनों की विवेचना करती है, अपराधों की सुनवाई और न्याय दिलाने में संबंध रखती है। मैंने जो तकनीक की है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसके अनुसार ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली सेवाओं, क्रियाओं को आदि के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 पॉइंट तो हो गए व्यवसाय के और 5 पॉइंट हो गए इसके। अब जो नवीनतम क्रियात्मक क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से दे रखे हैं? देखो 10-12 दे रखी है, आप याद करना है इनको। सार्वजनिक प्रबंध, उपक्रमों का प्रबंध, निर्यात आयात, ठीक है, विनियोग एवं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, उद्यमिता का प्रबंध, लघु व्यवसाय का प्रबंध, फार्म प्रबंध, थोक फुटकर व्यापार प्रबंध, जोखिम रिस्क फैक्टर के लिए जो मैनेजमेंट होता है, विपणन शोध कार्यों के लिए प्रबंध, परिवर्तन का प्रबंध, कार्यक्रम इन्वेंट प्रबंध, संघर्षों का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, और समय का प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध। तो इसके अंतर्गत तो ये देखो क्रियात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत पहले तो आया था व्यवसायिक क्रियात्मक क्षेत्र, तो उसके अंदर थे 10। फिर आया गैर व्यवसायिक पर क्रियात्मक क्षेत्र, उसके अंदर थे 5, जन उपयोगी सेवा, वातावरण सेवा, ठीक है, सुरक्षा सेवा, प्रतिरक्षा, शिक्षा सेवा, ये दे रखी थी। उसके बाद में आया था नवीनतम क्रियात्मक क्षेत्र, उसके अंदर जो ज्ञान प्रबंध, फार्म प्रबंध या उद्यमिता, आयात निर्यात प्रबंध, इनको दे रखा है। अब जो इसका सारांश दे रखा है वो एक बार आप पढ़ लेना, जितना आपने पढ़ा है उसी के पूरा छोटे छोटे बिंदुओं में लिख रखा है। जैसे देखो ये विशेषताएं हो गई, महत्व हो गए, प्रकृति हो गई, उद्देश्य हो गए और क्षेत्र हो गए। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर में आपने इतने ही पढ़े तो ये याद रखना। इसके अलावा आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चनों के अंदर भी आप चाहो तो देखो एक नोट्स बना के उतार सकते हो, या आप जैसे इसके अंदर लॉरेंस एप्ले की परिभाषा है, ठीक है, यहाँ पर प्रबंध दूसरा कार्य कराने कला, यह परिभाषा किसने दी? तो ऐसे 4 परिभाषा लिख के फिर एक नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। परिभाषा को देते हुए स्पष्ट देखो यहाँ पे जो पूछा गया है, पहले तो उद्देश्य पूछ लिए, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया आपको महत्व है, तीसरे अंदर पक्ष और प्रबंध की जो सार्वभौमिकता भी पढ़ी थी उसके पक्ष और विपक्ष के अंदर तर्क पूछ लिए, और ये क्रियात्मक क्षेत्र पूछ लिया गया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 4 प्रश्नों में ज़्यादा, अब इनमें से जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं चारों में से बनते हैं। जैसे प्रबंध की 4 विशेषताएं अगर आप पूरी याद करेंगे तो भी वो, अगर वो बड़े 6 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आती है तो
यहाँ पे काम आ जाएगी। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य, तो उद्देश्य नीचे पूछे थे, उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उसमें प्राथमिक सहायक जो उद्देश्य हमने पढ़े थे वो प्राथमिक उद्देश्य पूछ लिए। उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के चार महत्व, जो उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के पश्चात के जो महत्व दे रखे थे उनका दोनों क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में, वह भी पढ़ा था हमने प्रकृति के अंतर्गत। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान, प्रबंध बहुविद्या, यह भी प्रकृति, यानी ये दोनों प्रश्न उसके अंतर्गत आ गए। ठीक है। अब जो ऊपर प्रश्न दे रखा है, लॉरेंस एप्ली की परिभाषा बताओ, ये दो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें से। लॉरेंस एप्ली की परिभाषा, प्रबंध की कोई दो विशेषताएं, प्रबंध के सहायक उद्देश्य, भावी पेशा। तो अगर आप जो बड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं निबंधात्मक, तो उन बड़े क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक ज़्यादातर क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन बचे तो उनको अलग से तैयार कर लेना चाहिए। अब जैसे आप बड़े चार क्वेश्चन तैयार करते हो तो इसमें से तीन क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, लेकिन उधर जो प्रबंध के महत्व दे रखे हैं आपको, ये नीचे महत्व पूछे गए हैं, उसके अंतर्गत भी आपको ये हो सकते हैं। ठीक है। कला विज्ञान या प्रकृति के लिए आ गया। तो आपको बड़े क्वेश्चन और लघुतरात्मक क्वेश्चन, अगर आप पहले बड़े क्वेश्चन याद कीजिए, उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक में उनके आंसर निबंधात्मक में से ही मिल जाएंगे। उसके अलावा निबंधात कोई क्वेश्चन बचते हैं तो फिर उन क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए।